दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री विषय में यानी रसायन विज्ञान के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा केमिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है और ओवरऑल की बात करेंगे तो आज हमारा 508 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके मैंने आपको कुल 6 सब्जेक्ट पढ़ा दिया, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों इतिहास का पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल और फिजिक्स विषय। इस तरह से कुल 7 विषय अब तक मैं पढ़ा चुका हूं। केमिस्ट्री हमारा 8वां विषय है, तो जल्दी से आप इस सीरीज से जुड़ जाइए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,240 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, एक दिन में 30 सवालों पर हम चर्चा करते हैं और आपके सामने कई सारे सवाल यहाँ दिख रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बफर विलयन पे चर्चा करने वाले हैं, पीएच मान के सवालों को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर भी दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, ठीक है। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये वाली क्लास पसंद आएगी तो 2 काम आप जरूर कीजिएगा। पहला काम कि पीछे जितनी भी क्लास मैंने इस सीरीज में दिया है उस पूरी क्लास को देखेगा, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्लास है तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे एक बार पेड कोर्स का डेमो जरूर देखिएगा दोस्तों। परचेज करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन डेमो जरूर देखने एक बार आप आइएगा, ठीक है। तो स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां अलग अलग विषय के लिए दोस्तों बैच चल रहे हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए भी और विषय के लिए भी, ठीक है। तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम ये किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है दोस्तों? सेविंग क्रीम, आप सेविंग कराने जाते हैं दोस्तों, तो सेविंग कराते समय आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा वाला कराना है, ठीक है। तो वो ऑप्शन देता है कि फोम वाला या फिर ब्रश वाला, ठीक है। 2 ऑप्शन मिलता है। तो आजकल दोस्तों बड़ा क्रेज आ गया है फोम वाली सेविंग का, ठीक है। तो ये जो सेविंग क्रीम है दोस्तों, याद रखेगा, वो हमसे दुकानदार पूछता भी है फोम वाला, ठीक है। तो याद रखेंगे यह किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो चाहे आप इसे फोम कहिए, फोम लिखेंगे तो इंग्लिश में FOAM याद रखेगा, या फिर कभी कभी फोम न देकर के फेन भी दे देता है, ठीक है। फेन, फोम या फेन एक ही बात, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक और याद रखेगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। परिक्षिप्त अवस्था जिसे हमने मुख्य कहा था, ठीक है, और दूसरा हमने क्या कहा था, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, जिसे हमने कहा था गौण, ठीक है। तो ये जो सेविंग क्रीम होता दोस्तों, इसमें क्या होता है तो याद रखेगा, मुख्य होता दोस्तों इसमें गैस। क्या होता दोस्तों? गैस, ठीक है। अरे भाई द्रव से दबा कर वो बाहर निकालता है, तो मुख्य अवस्था इसमें क्या होती है? गैस, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? वहां द्रव होता है, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। ये दोनों बात भी आप याद रखेंगे इस सेविंग क्रीम का अगर आप उदाहरण ले रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप सेविंग क्रीम का उदाहरण ले रहे हैं तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। पिछली क्लास में मैंने बहुत विधिवत तरीके से आपको ये समझाया कि परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। मुझे इस पर ज्यादा जो है नहीं बातचीत करना है। किस कोलाइडी विलयन की अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसकी अवशोषण क्षमता, यानी किसी भी चीज का वो अवशोषण बहुत अधिक कर पाता है, अवशोषण क्षमता उच्च होती है। ये क्वालिटी किसमें होता है? ये फोम में ही क्वालिटी होता है, ठीक है। ये जो आपने फोम या फेन पढ़ा, ये इसी की क्वालिटी है। तो ऐसा होता क्यों दोस्तों? क्योंकि माना जाता है कि कणों का क्षेत्र जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका अवशोषण भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। लिखिएगा, कणों का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, ठीक है, अवशोषण क्षमता भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। अवशोषण क्षमता भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि किन पदार्थों से फेन को हटाया जा सकता है। फेन यानी किसे? फोम। फेन कहे या फोम कहे, इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो कह रहा बताइए वो कौन सा पदार्थ है जिससे फोम को हटा सकते हैं। कहीं फोम जमा हो तो दोस्तों इसको किससे हटाया जा सकता है? इसको 2 चीजों से हटाया जा सकता है, या तो अरंडी के तेल से, ठीक है,
अरंडी का तेल, ठीक है, अरंडी के तेल से या फिर दोस्तों एल्कोहल से। जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल भी क्या कर देता है, फेन को हटा, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं, फोम को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये फोम के लिए क्या होते हैं, उसकी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और एक तरह से फेन नाशक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इन्हें फेन नाशक कहा जाता है, ठीक है। ये फेन नाशक पदार्थ होते हैं, तो बहुत आसानी से फेन को समाप्त करने के लिए ये दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षा में देखेगा, पता नहीं अरंडी का तेल ऑप्शन देता है या एल्कोहल ऑप्शन में दे देगा, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। एक सवाल दे रहा दोस्तों, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने से जिस विलयन के पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। कर अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डाल रहे हैं, लेकिन विलयन में कोई सार्थक परिवर्तन दोस्तों नहीं हो रहा है। भाई अगर कहीं खट्टा डालोगे तो होना चाहिए ना, क्षार मिलाया जाए तो क्षारी होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसी बीच की अवस्था को हम कहते हैं बफर विलयन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को बफर विलयन कहते हैं। कई इसके नाम हैं, कभी बफर विलयन शब्द मिल जाएगा, एक और शब्द लिखेगा आपके लिए, नया शब्द है अभिकोष विलयन। क्या नाम है दोस्तों, अभिकोष विलयन। तो बफर विलयन दिया हो, अभिकोष विलयन दिया हो, और याद रखेगा ये बफर विलयन करता क्या है, पीएच को स्थिर रखता है, ठीक है। ये बफर विलयन करता क्या दोस्तों, बफर विलयन पीएच को स्थिर रखता है, ठीक है, स्थिर रखता है। इसी कारण दोस्तों अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार, ठीक है, अम्ल यानी क्या हो जाएगा, एसिड, क्षार यानी एल्कलाइन, ठीक है, मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि मान लीजिए दुर्बल अम्ल ले लीजिए, इसको अलग से नोट करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों दुर्बल अम्ल ले लीजिए, ठीक है, दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार से, ठीक है। अम्ल कैसा है, दुर्बल, और क्षार कैसा है, प्रबल, यही ध्यान देना, ठीक है। उसके प्रबल क्षार से अगर मिश्रण तैयार किया जाए तो मिश्रण कैसा होगा। अरे पूछने वाली बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किताबों में बहुत ज्यादा इसका उत्तर गलत दिया है, मैं आपको शॉर्टकट देता हूं, ट्रिक छोटी सी, उसको समझ लीजिए। एक बात बताइए, अगर कौन सा मजबूत होगा, दुर्बल वाला या सबल वाला, बताइए। सर सिंपल सी बात है, दुर्बल तो कमजोर को कहा जाता है, तो कमजोर की गिनती थोड़ी होती कहीं भी, चाहे समाज ले लीजिए, चाहे रसायन विज्ञान, कमजोर की गिनती कहीं नहीं होती। हर जगह गिनती किसकी होती, जो शक्तिशाली होता है, जो सबल होता है। तो यहाँ या प्रबल होता है, तो प्रबल क्षार है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसका जो नाम मिलेगा वो क्षारीय लवण बोलेंगे, अम्लीय लवण नहीं भाई, क्योंकि क्षार की स्थिति कैसी है, क्योंकि क्षार प्रबल है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे क्षारीय लवण कहेंगे। कोई दिक्कत आपको, क्यों, क्योंकि क्षार की स्थिति प्रबल है। अगर अम्ल की स्थिति प्रबल हो जाती तो हम उसे अम्लीय लवण कहते, लेकिन यहाँ क्षारीय लवण होगा। क्षारीय लवण को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक साल्ट। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेसिक साल्ट, ठीक है। तो दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी इंग्लिश हिंदी दोनों देता है तो परेशान न होएगा, या फिर इसे क्षारीय बफर भी कहा जाता है, ठीक है। खैर और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए इस बार क्षार को दुर्बल कर दिया जाए, ठीक है, इस बार क्या कह दिया जाए, दुर्बल क्षार ले लिया जाए, ठीक है, दुर्बल क्षार ले लिया जाए, और क्या कर लिया जाए, अम्ल को प्रबल कर लिया जाए, प्रबल अम्ल हो जाए, ठीक है। अम्ल को क्या कर लिया जाए दोस्तों, प्रबल कर लिया जाए, और इन दोनों के मिश्रण से जो तत्व तैयार होगा, अब वो क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात है, वो अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। अब क्या कहेगा, वह अम्लीय लवण कहलाएगा। क्यों, क्षारीय नहीं, अब वो अम्लीय कहलाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अम्लीय लवण कहिए, अम्लीय बफर विलयन कहिए, सबसे अच्छा अम्लीय बफर विलयन, ठीक है। उसी तरह से इसे कहते हैं क्षारीय बफर विलयन, ठीक है, क्षारीय बफर विलयन, ठीक है। जो मजबूत होगा उसका नाम आपको देना है, जो प्रबल होगा उसका नाम देना, कहीं अलग से कुछ नहीं याद रखना है। हाँ, एक कठिन कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए दोनों दुर्बल हो जाए, तब क्या करेंगे बताइए। करा दुर्बल क्या हो गया, दुर्बल अम्ल भी है और दुर्बल क्षार भी है। अब करिए बवाल, ये तो नया कहानी दे दिया कि अगर दोनों दुर्बल हो जाएं
और इन दोनों का मिश्रण कर दिया जाए, तब सर किसका नाम देंगे? यहां तो कोई सबल नहीं, यहां तो दोनों के दोनों दुर्बल हैं। जब दोनों दुर्बल होते हैं तब इसे कहा जाता है तटस्थ लवण। क्या कहा जाता है? तब इसे कहा जाता है तटस्थ। तटस्थ मतलब क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक है, तटस्थ यानी उदासीन, अब कोई औकात नहीं, एकदम पैरालाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसे जल अपघटित लवण भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? जल अपघटित लवण का भी निर्माण होता है। तो कभी कभी ये शब्द भी एग्जाम में दे देता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। कह रहा मानव शरीर में दौड़ता हुआ कौन सा कोलाइडी विलयन, ठीक है, कौन सा कोलाइडी विलयन एक अच्छा बफर है दोस्तों? तो हमारे शरीर में ये जो ब्लड है ना, ब्लड जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ये रक्त दोस्तों क्या है? ये एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसका पीएच मान भी दोस्तों कितना है? इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अभी यहां देखिए अगला सवाल भी आ गया कि रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान, तो याद रखिएगा इसका पीएच मान है 7.4। और एक चीज और आपको बता दूं, ये एक देखिए इस तरह से प्लेट होता है। ठीक है, इसके बीच में 7 होता है। ठीक है, इधर 7 से कम और इधर 7 से अधिक, ये दो ही बातें होती हैं, 7 से कम या 7 से अधिक। ठीक है, 7 से कम या 7 से अधिक। 7 वाले को स्पेशली क्या बुलाते हैं? 7 वाले को स्पेशली हम कहते हैं उदासीन। जो 7 है वो उदासीन है। जो कुछ 7 से कम है, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ 7 से कम है उसे कहते हैं अम्लीय। उसे क्या कहते हैं? अम्लीय। और जो कुछ 7 से अधिक है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय। क्योंकि ब्लड जो है दोस्तों 7.4 है, इसलिए ब्लड जो 7.4 है, ब्लड को हम क्या मानते हैं? इसे हम क्षारीय मानते हैं। बहुत सारे लोग रटने में लगे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर ये आपको टेबल याद है तो आपको आसानी, जैसे मैंने लिख दिया 5.4 तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो अम्लीय है। अगर मैंने कह दिया 8.4 तो क्षारीय है। 7 बेसिक होता, 7 को उदासीन मानते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी और इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता का मापक है। ठीक है, कोई भी जलीय विलयन है, कैसे पता चलेगा कि वह अम्लीय है या क्षारीय है? सिंपल सी बात है दोस्तों, पीएच मान से। ठीक है, पीएच मान के माध्यम से किसी भी चीज के अम्लीयता या क्षारीयता का पता दोस्तों लगाया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, इसके केस में एक चीज उल्टा होता है, हाइड्रोजन सांद्रता। जिसकी हाइड्रोजन सांद्रता जितना अधिक, मान लीजिए अगर अधिक हाइड्रोजन सांद्रता है तो पीएच मान कम होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिए। हाइड्रोजन सांद्रता का संबंध भी दोस्तों इसी से है। ठीक है, पीएच मान से। हाइड्रोजन सांद्रता यदि दोस्तों क्या होगा? अधिक होगा, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? पीएच मान जो होगा दोस्तों, पीएच मान ये कम होगा। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिश्ता होता है दोनों में। सांद्रता अगर कम हुआ तो पीएच मान बढ़ेगा। पीएच मान कम होना ये अम्लीयता को दर्शाता है, यानी हाइड्रोजन सांद्रता ज्यादा होगा तो अम्लीय होगा, हाइड्रोजन सांद्रता कम होगा तो क्षारीय होगा। अरे मिला जुला के पढ़ना सीखिए, तोड़ मरोड़ कर उत्तर निकाल। अभी मैंने क्या कहा? पीएच मान कम तो अम्लीय, पीएच मान ज्यादा तो क्षारीय। अब दोस्तों यहीं से आप समझ जाइए कोरिलेट करके। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नई चीजों को भी जानते रहिए। अगला सवाल कह रहा किस विलयन का पीएच मान दोस्तों 0 होता है? तो याद रखेगा उदासीन जो होता है। ठीक है, उदासीन, या फिर जिसका पीएच मान दोस्तों 7 हो जाए, जिस विलयन का पीएच मान कितना हो जाए? 7 हो जाए। ठीक है, उसी वो उदासीन हो जाता है। तो ये नहीं 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 7 नहीं, तो 0 की बात कर रहा है। 0 कर दिया तब तो अम्लीय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ऐसे बनाया था ना, तो पीएच मान अगर 7 है तब तो दोस्तों इसे उदासीन कहेंगे। 7, अब इधर मान लीजिए 8 है, इधर मान लीजिए 9 है, इधर 10 है, इधर 11, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इधर उसी तरह से 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ध्यान दीजिएगा 1 होगा, और यहां कहीं पे 0 होगा। तो इधर वाला तो अम्लीय कहलाता है ना भैया, इधर अम्लीय होता है, इधर वाला क्या कहलाता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे। तो अगर पीएच मान 0 दे दिया है, कह रहा किसी विलयन का पीएच मान 0 हो जाए, अब जल्दीबाजी में लड़का सोचता है उदासीन कर देते हैं, मेरे से भी गलती हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक अम्लीय। ठीक है, अत्यधिक अम्लीय, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा तभी ना 0 है। नहीं तो अगर थोड़ा सा 7 के निकट रहता तो कम अम्लीय माना, अम्लीय तो तब भी है,
तब भी है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अम्लीय और कम अम्लीय की बात हो रही है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। करा विलयन को गर्म करने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी विलयन को गर्म कर दिया जाए तो पीएच मान बढ़ेगा या घटेगा। गर्म करने पर पीएच मान घटता है, ठीक है। लिखेगा विलयन को गर्म करने पर पीएच मान क्या होता है दोस्तों, पीएच मान घटता है, ठीक है। अगर किसी भी विलयन को गर्म किया जाए तो पीएच मान क्या हो जाएगा, ये घटता है, याद रखेगा, ठीक है। पीएच मान का घटना यह क्या दर्शाता है, हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ जाती होगी, ठीक है। क्या होता होगा दोस्तों, यहां पर हाइड्रोजन सांद्रता में उल्टा संबंध होता था ना, तो पीएच मान घट रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ रहा होगा, ठीक है। अभी ऊपर ही समझाया और यहां देखिए फिर से हमने प्रयोग किया, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। करा तत्व का वह सूक्ष्म कण क्या कहलाता है जिसमें उसके सभी गुण होते हैं, ठीक है। एक तो सूक्ष्म कण है, ऊपर से सभी गुण है और वह रासायनिक क्रिया में भाग भी लेता है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन कहां मैच करती है, ये तीनों कंडीशन परमाणु पर मैच करती है, परमाणु। और ये कि सबसे छोटा जो कण होता है दोस्तों, अब तक का ज्ञात सबसे छोटा कण ये परमाणु को माना गया, एटम को माना गया, ठीक है। एटम या परमाणु, ठीक है। अब तक का ज्ञात सबसे छोटा कण, ठीक है, सबसे छोटा अविभाज्य कण, ठीक है, अविभाज्य कण, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब तक का ज्ञात मैंने इसलिए लिखा, हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़े, लोगों की जानकारी बढ़े, कल को इसका भी छोटा पार्ट आ जाए, इसलिए अब तक का लिखना जरूरी है। लिख रहा तत्व का वह सूक्ष्म कण क्या कहलाता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले कण को हम कहते हैं अणु या फिर इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अणुओं लिखेगा, अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है, ठीक है। ढेर सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, परमाणुओं से होता है, याद रखें, ठीक है। इसका मतलब अणु जो होता है वो विभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य कण होता है। इस पॉइंट को भी आप साथ में याद रखेंगे। करा परमाणु की संरचना के बारे में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किसने अपना सिद्धांत दिया और यह बताया कि परमाणु क्या है दोस्तों, अविभाज्य है, ठीक है। पहली बार दोस्तों परमाणु को अविभाज्य दोस्तों किसने बताया कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा कण होता है, ये दोस्तों किसने कहा था, तो लिखिएगा 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था दोस्तों, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और उसमें बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। आज की बात नहीं है, 200 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको पता चले, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा समझिएगा। इन्होंने परमाणु संरचना मॉडल दिया था, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने परमाणु संरचना मॉडल दिया था दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। बहुत पुराने 1808 तो बहुत पुराना है, आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और समझाना चाहूंगा, आप मेहनत से हमारे साथ जुड़िए। देखिए स्टडी 91 से जुड़ने का एक फायदा यह है ना, हम लोग बहुत सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे उछल कूद के नहीं पढ़ते। और बच्चे क्या है ना, आज ये पढ़ ले, परसों पढ़ ले, कभी उनका सब्जेक्ट ही नहीं खत्म होगा, वो जीवन भर ऐसे पढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा। जैसे आपने 45 लेक्चर देखा, एक नंबर से 45 लेक्चर देखा, तो याद रखेगा सीधे सीधे आपका एक विषय तैयार हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 46 से लेकर 91 तक लेक्चर देखा, मिडावल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 92 से लेकर 150 तक लेक्चर देखा, आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास कवर हो जाएगा। इसी तरह से जिस दिन आप 150 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 150 से आगे बढ़ेंगे और 230 तक पढ़ेंगे, उस दिन दोस्तों आपका संविधान कवर हो जाएगा। जिस दिन 231 से 330 पढ़ेंगे, उस दिन विश्व का भूगोल कवर हो जाएगा। जिस दिन 331 से 455 पढ़ेंगे, आपका क्या कवर हो जाएगा, भारत का भूगोल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 विषय, ये हमारा चौथा विषय, ये 5वां विषय और ये 6ठा विषय, और ये हमारा दोस्तों 7वां विषय है। इसको हमने पढ़ाना शुरू किया था 456 नंबर से और खत्म कहां पर हुआ,
505 पे, ठीक है। तो इस तरह से 505 तक तो हम लोगों ने फिजिक्स विषय पढ़ा, 7 विषय विधिवत मैंने पढ़ा दिया। मैं आपको क्यों बुला रहा हूं, आपको नहीं लगता कि सिस्टमेटिक पढ़ने की जरूरत है? आज अगर पढ़ के अच्छा लग रहा है, थोड़ा समय निकालिए, लंबी क्लास नहीं होती, आधे आधे घंटे की क्लास होती है। अगर आप 2-2 घंटे देंगे तो 4-4 क्लास एक साथ खत्म होते जाएगा। 2 घंटा भी समय निकाल कर अगर आपने हमें दिया तो 4-4 लेक्चर आपके खत्म हो। ये बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है, मुश्किल से 3-4 महीना में जो बच्चा चाहे अच्छे से कवर कर सकता है, बस 3-4 महीने में, ठीक है। लेकिन मेहनत थोड़ा सा उसको कर, 2 घंटा देना होगा, 2-2.5 घंटा, बस इससे ज्यादा नहीं। इतने में आपका तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैंने भाई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, अब हमारे साल भर की जो है क्षमता को आप पकड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए साथ में मिलकर तैयारी कीजिए। और ये तो डेमो है, समझ लीजिए। इतना मेहनत मैं फ्री की क्लास पे कर रहा हूं। जिस दिन पेड कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया नितिन सर का, यानी मेरा ना, फिर आप याद रखेंगे कि कोई इंसान कैसे पढ़ा सकता है, ठीक है। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि परमाणु विभाज्य है? विभाज्य है, हाँ। परमाणु कहां विभाज्य होता है? अणु विभाज्य होता है, ठीक है। ये गलत लिख गया दोस्तों, यहां अविभाज्य लिखेगा, ठीक है। परमाणु अविभाज्य है तथा आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ। ये आवेशित कणों से मिलकर बना जरूर है, लेकिन परमाणु विभाज्य नहीं, अविभाज्य है, ये आप याद रखेंगे। खैर, मुझे लगता है यहां परमाणु के बारे में नहीं, यहां उसको अणु के बारे में बोलना चाहिए, ठीक है। नहीं, ठीक है, यहां अविभाज्य शब्द लिखिए। इसको पहले मुझे मिटाने दीजिए, ठीक है। मिटाऊंगा नहीं तो अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले 1 मिनट हमको मिटा लेने दीजिए। परमाणु क्या है दोस्तों? अविभाज्य है, ठीक है। परमाणु जो है यह अविभाज्य है, ठीक है। परमाणु जो है दोस्तों यह अविभाज्य है। हाँ, ये अलग बात है कि वो आवेशित कणों से मिलकर बना है। ये आगे चल के जे टॉमसन ने बताया था 1897 में, ठीक है। अब यहां पे आप 2 उत्तर लिखिएगा। एक उत्तर तो आपने पीछे पढ़ा था कि 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने भी दोस्तों ये बता दिया था, ठीक है। लेकिन जॉन डाल्टन ने केवल परमाणु के अविभाज्य होने की बात कही थी, ठीक है। 1897 ईस्वी में जो जे टॉमसन थे, ठीक है, जो जे टॉमसन थे दोस्तों, इन्होंने 2 बातें बताई। इन्होंने आवेशित कणों के बारे में भी बताया, ठीक है, प्लस दोस्तों अविभाज्य होने के बारे में भी बताया। तो आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए? जब आवेशित कण शब्द लिखे तो ये जवाब दीजिएगा। जब केवल ये पूछे कि हाँ परमाणु अविभाज्य होते हैं, ये किसने कहा, तब आप जॉन डाल्टन जवाब दीजिएगा। अब एग्जामिनर कैसा सवाल बनाता है वो आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में बैठ करके, ठीक है। मेरा काम है समझाना, कैसे उत्तर बदल सकता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि सर्वप्रथम परमाणु की संरचना का मॉडल दोस्तों पहली बार जो है स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? स्ट्रक्चर से पहले एक अच्छा सा सवाल बताइए मुझे। पहली बार परमाणु शब्द दोस्तों किसने दिया था? उनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था दोस्तों? पहला इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 3-4 सवाल लिखिए मन से। पहला सवाल लिखिएगा परमाणु शब्द, ठीक है। ये जो परमाणु शब्द है ये किसने दिया था? इनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल दोस्तों यहां पे क्या याद रखेंगे? दूसरा सवाल, ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम परमाणु संरचना किसने बनाया था? सर्वप्रथम परमाणु संरचना, ठीक है, ये दोस्तों किसने बनाया था? तो पीछे आपने पढ़ा था जॉन डाल्टन ने बनाया था, ठीक है। पहली बार किसने बनाया था? जॉन डाल्टन ने बनाया था, 1808 में बनाया था, ठीक है। तीसरा सवाल लिखिएगा कि इसके बारे में कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य भी होता है और आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। ये दोस्तों किसने दिया था? तो एक तरह से पहला वैज्ञानिक मॉडल इसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा परमाणु का पहला वैज्ञानिक मॉडल, ठीक है। पहला वैज्ञानिक मॉडल दोस्तों किसने दिया था? मॉडल किसने दिया था? तो जे टॉमसन ने दिया था, थॉमसन ने दिया, वही थॉमसन कुछ भी कहिए, ठीक है। जे टॉमसन ने दिया था, जे टॉमसन, ठीक है। प्लस ये आवेशित वाली बात भी दोस्तों इन्होंने बताया था, ठीक है, कि ये आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, ये बात भी इन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखेंगे। चौथा सवाल लिखिएगा, ठीक है, परमाणु संरचना का
परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल, ठीक है, आधुनिक मॉडल दोस्तों किसने बनाया? तो यहां पे दोस्तों अब बदल जाएगा, ये एकदम बढ़िया सवाल है। ये वाला जो मॉडल था दोस्तों, इसको रदरफोर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? रदरफोर्ड ने, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने बनाया था। और एक सवाल अंतिम में वो लिखेगा, ठीक है, एक सवाल अंतिम में वो लिखेगा, पांचवा सवाल, ये भी जरूरी है, वहां नहीं लिखिए, ठीक है, यहां लिखिए, ठीक है। पांचवा सवाल, परमाणु संरचना का विकसित मॉडल, विकसित मॉडल दोस्तों किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, इनका नाम था नील बोर। क्या नाम था? नील बोर। बोर का परमाणु संरचना मॉडल, ठीक है। अब सवाल ये आता है बहुत बवाल, हम इस सवाल का क्या जवाब दें? 5 सवाल बनाया और एक गजब के सवाल है, ठीक है। सवाल क्या दिया है? परमाणु संरचना का प्रारूप। तो आप पहले एग्जाम में देखिएगा क्या दिया है। ऐसे सवालों में जो ज्यादातर सही उत्तर होते हैं वो रदरफोर्ड वाला उत्तर होता है। इसको बेस्ट आंसर माना जाता है क्योंकि पहला आधुनिक मॉडल दोस्तों इन्होंने दिया था। रदरफोर्ड के मॉडल में ही सुधार किया था नील बोर ने, तो उनका मॉडल और ज्यादा विकसित हो गया। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे इस आधार पे तो आप ये दीजिएगा। बाकी जैसे शब्द लिख दिया कि पहला वैज्ञानिक मॉडल, तो जे टॉमसन, ठीक है। पहली बार परमाणु संरचना मॉडल किसने दिया, तब उत्तर आपका बदल जाएगा, तब जो है जे टॉमसन, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। कब रदरफोर्ड देना है, कब जे टॉमसन देना है, कब जो है डाल्टन देना है जवाब, ये सब सोच समझ के बैठे रहिए, ठीक है। करा परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना दोस्तों? तो परमाणु जो होता है यह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मूल कण होते हैं दोस्तों? तो आपने नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, ये 3 कण होते हैं जिससे मिलकर परमाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कौन से अस्थायी कण पाए जाते हैं, ये बताइए, ठीक है। आपने पढ़ा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, इसके अलावा कौन से अस्थायी कण पाए जाते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। जैसे पॉजिट्रॉन का नाम सुना है, तो इसके अंदर पॉजिट्रॉन भी पाया जाता है। आपने मेसान का नाम सुना होगा, ठीक है, लिखेगा, पॉजिट्रॉन का नाम सुना होगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन का नाम सुना होगा, मेसान का नाम सुना होगा, ठीक है, या न्यूट्रिनो का नाम सुना होगा। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है। न्यूट्रॉन मेन है, ठीक है, और न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, न्यूट्रिनो, ठीक है। अब न्यूट्रिनो है तो एक एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, जो न्यूट्रिनो का ठीक उल्टा होता है, एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह से दोस्तों जैसे एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसी तरह से एंटी प्रोटॉन भी होता है। क्या होता है? एंटी प्रोटॉन भी होता है। अब देखिए सब धीरे धीरे शोध हो रहा है तो और बहुत सारी चीजें हमें मिलती जा रही हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल करा, इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने किया था, ठीक है, जे टॉमसन। बचपन से एक ही चीज तो याद है, ईंट पर नाच, ठीक है। क्या याद है दोस्तों? ईंट पर नाच, ये बचपन में सिखाया गया था हमें। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, ठीक है। ये बचपन में सिखा दिया गया और ज्यादातर बच्चों को सिखाया गया तो याद भी होगा। तो 1897 में जे टॉमसन ने दोस्तों खोज किया था इलेक्ट्रॉन की, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व में के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित किन कणों के बराबर होती है? तो याद रखेगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ठीक है, ठीक है, बराबर होती है, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज और बता दूं, जो नाभिक में होते हैं ना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखेगा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर दोस्तों घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों क्या होता है? ये निगेटिव होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी आगे पढ़ाया जाएगा ये सब चीजें, ठीक है,
अभी के लिए आप इतना याद रखिए। अगला सवाल दे रहा है कि कैथोड से एनोड की ओर। अब यहाँ पे कुछ बातें पहले मैं आपको समझा दूं। ये जो कैथोड है, ये कैथोड जो है ये ऋणावेशित है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये ऋणावेशित है। जो एनोड है ये क्या है दोस्तों, ये धनावेशित है, ठीक है, ये धनावेशित है। तो पहले आप ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिए। अब देखिए सवाल क्या करा है, करा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने वाली जो ऋणावेशित कणों की धारा होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कैथोड रे कहते हैं, ठीक है। जो ऋणावेशित वाली धारा है इसे कैथोड किरण ही कहा जाता है। कैथोड से निकलती तो कैथोड किरण, एनोड से निकलती तो एनोड किरण। चाहे आप इसे ऋणावेशित किरण कहिए, चाहे आप इसे कैथोड किरण कहिए, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, ऋणावेशित किरण, ठीक है, ऋणावेशित किरण, ठीक है। ये दोनों नाम दोस्तों इसी का है, ये आप याद रखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ये तो समझाने के लिए लिख रहा था मैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन सी किरणें धातु की पतली पन्नी में, धातु की पन्नी किसकी होती है दोस्तों, ये पन्नी एक्चुअली एक तरह का फिलामेंट होता है, ठीक है। करा धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्ति यानी क्या करती हैं, उष्मा पैदा करती हैं, ठीक है। ताप दीप्ति मतलब उष्मा उत्पन्न करती हैं। करा कौन सी किरण ऐसी है जो धातु की पतली पन्नी में या फिलामेंट में उष्मा पैदा करती हैं, ताप दीप्ति पैदा करती हैं, ये कैथोड किरणें ही होती हैं, ठीक है। ये कौन सी किरणें होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं। और किस कारण ऐसा करती हैं, ऊष्मीय विकिरण के कारण, ठीक है। ऊष्मीय विकिरण के कारण दोस्तों इसमें उष्मा पैदा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल अगला दे रहा है कि कैथोड किरणें कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं। तो यहां पे भी देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्या दे दे, हो सकता है एग्जाम में दे दे कैथोड किरणें। कैथोड किरणें दोस्तों, कैथोड जो होते हैं ये कैथोड किरणें पैदा करती हैं या फिर एक्स किरणें पैदा करती हैं, ठीक है, या फिर हम यहां कह सकते हैं एक्स किरणें, ठीक है, जिसे आप एक्स रेज कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह की ऋणावेशित किरणें होती हैं, ठीक है। ये एक तरह की क्या होती है दोस्तों, ऋणावेशित किरणें होती हैं। तो चाहे एक्स रेज वाली बात देगा, चाहे कैथोड रेज वाली बात देगा, परीक्षा में एक शब्द दोस्तों पक्का देगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। करा प्रोटॉन, पहले ही फार्मूला मैंने बता दिया था, ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, ईंट पर नाच, पर मतलब क्या हो जाता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा, एक सवाल ये आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन था दोस्तों इसकी खोज तो 1897 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। उसी तरह से रदरफोर्ड जी ने प्रोटॉन की खोज दोस्तों कब किया था, ये आगे चल के, बस ज्यादा नहीं, मुझे लगता 12 साल का अंतर है, ठीक है, एक कुंभ का अंतर है, तो 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1909, ठीक है। कब किया था दोस्तों, 1909 में जाकर दोस्तों इन्होंने खोज किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा किसने परमाणु में धनावेशित कणों, जैसे ही धनावेशित कण दिखे आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, एनोड आना चाहिए, ठीक है। करा एनोड की उपस्थिति दर्ज करती है। करा किसने परमाणु में धनावेशित कणों की उत्पत्ति जो है कणों की उपस्थिति दर्ज की है, ठीक है। बताया कि उसमें धनावेशित कण भी होते हैं, ये गोल्डस्टीन ने बताया था, ठीक है। गोल्डस्टीन ने बताया था इस बारे में। और गोल्डस्टीन जो थे दोस्तों, कब इन्होंने बताया था, तो काफी पहले, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था उसके पहले ही इस बारे में गोल्डस्टीन ने बता दिया था 1886 में। खैर सन याद करना आवश्यक नहीं है, आसपास के सन है तो मुझे याद है, बहुत ज्यादा हो जाता तो नहीं याद होता, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा कैथोड किरणों की विपरीत दिशा से चलने वाली जो धनावेशित किरणों की धारा होती दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं या धनावेशित किरणें कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, धनावेशित किरणें कहते हैं। भाई यही तो अपोजिट चलती हैं, कैथोड ऋणात्मक या जो ऋणावेश वाली किरणें होती है उसकी विपरीत में धनावेशित वाली चलती हैं, तो आप याद रखेंगे। कभी कभी एक नया नाम मिलता है कैनाल किरणें, इसे और क्या कहा जाता है, कैनाल। कैनाल से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर कैनाल का कहीं मतलब कैथोड किरणें तो नहीं है, नहीं, कैथोड किरणें अलग होती हैं,
कैथोड किरणों में हमने एक्स रेज का एग्जांपल देखा था, यहां हमने कैनाल किरणों का एग्जांपल देखा। ठीक है, ये कहते बस खाली ऐसे हैं, तो इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? नाच। तो याद रखेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? चैडविक ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अच्छा, यहीं पे एक चीज और याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों कब होती है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ है 1897 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का नंबर आया करीब 12 साल बाद 1909 में। ठीक है, 9 ही बताया था, 8 बताया था, 1909 सही है, 1909 में। और अब दोस्तों यहां आ जाता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया है? चैडविक ने किया है। और कब किया है? तो 1932 में किया है। कब किया है? 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ये आप याद रखेंगे। आगे चल के इन्हें 1935 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी इसीलिए मिला। ठीक है, याद रखेंगे भौतिक का, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दोस्तों इनको मिला था 1935 में। किसे? चैडविक को मिला, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, 32 में खोज करने के बाद। करा बेरिलियम तथा अन्य परमाणु पर तीव्र गति वाले कणों की बम वर्षा कराने पर उससे निकलने वाले जो आवेश रहित कण होते हैं, ठीक है, वो कण दोस्तों क्या कहलाते हैं? जो बेरिलियम या किसी अन्य परमाणु पर जब आप बम वर्षा करते हैं तब कौन से कण पैदा होते हैं? उसी समय तो ये न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसी समय दोस्तों ये न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा परमाणु के कौन से कण उदासीन होते हैं? ठीक है, उदासीन कौन होते हैं दोस्तों? तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। कभी भी आपसे उदासीन पूछ दे तो बताइएगा ये जो न्यूट्रॉन होता है यही उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन होता है प्लस इसका आवेश भी दोस्तों क्या होता है? आवेश शून्य होता है, कोई आवेश इस पर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे सवाल इलेक्ट्रॉन का दे देता, ठीक है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों ये ऋणावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। और अगर यही सवाल प्रोटॉन का मिल जाता तो प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर रहता है और यह धनावेशित होता है। ठीक है, यह क्या होता है? धनावेशित होता है। जबकि न्यूट्रॉन, अच्छा पीछे मैंने एक इमेज में न्यूट्रॉन पे चार्ज बना दिया था, ना 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 ना, ये सही कर लेना। ठीक है, ये जो था दोस्तों इसको सही कर लेना, P+N। ठीक है, P+N, इस पे दोस्तों न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते जरूर हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता। चार्ज का मतलब आवेश। ठीक है, तो ये सारे तथ्य दोस्तों आप जो है याद रखेंगे। और इसी के साथ आज का ये सेशन भी यहीं समाप्त होता है। ठीक है, देखिए साथ में जुड़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, और एक एक विषय भी आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नुकसान आपका है। अच्छा, एप्लीकेशन कौन सा है जहां आपको डेमो देखना? ये हमारा एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, बहुत अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। डेमो दिया गया दोस्तों, डेमो निःशुल्क है, हर एक विषय के लिए आप डेमो देखिए। अभी हमारा एक स्पेशल बैच, बच्चे मुझे हिंदी के लिए बड़ा लाइक करते हैं, तो हिंदी का बैच तो हमारे पास सही है। एक हमने संपूर्ण इतिहास का बैच बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप किसी विषय को एक बार पढ़िए, दोबारा वो विषय ना पढ़ना पड़े। और विश्वास कीजिए इतनी बेहतरीन क्लास है, अगर आप सच में ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं ना तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सर हमने बैच लेकर फुल सेटिस्फैक्शन आप महसूस करेंगे। आप एक बार आइए तो सही, एक मौका तो दीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी क्वेरी हो जो नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, संपर्क कर लीजिए, आपको जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।